सवाल इंडिया का इसमें आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान और आज मुद्दा महाराष्ट्र में आरक्षण जो मराठाओं का है, जिसकी मांग लंबे वक्त से की जा रही है, सरकार के लिए यह परेशानी का सबब है। इससे जुड़ी खबरें और इस पर पूरा डिटेल इस सवाल इंडिया का। तो क्या मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार गंभीर है? विपक्ष एक वायरल वीडियो को लेकर यह सवाल उठा रहा है। क्या है यह मामला, आपको विस्तार से समझाते हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का एक वीडियो वायरल है। सर्वदलीय बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह वीडियो में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दिख रहे हैं। वीडियो में शिंदे दोनों उप मुख्यमंत्रियों से पूछते हैं, हमें बस बोलना है और निकल लेना है ना? अजीत पवार कहते हैं हाँ। तभी देवेंद्र फडणवीस ने दी चेतावनी, माइक चालू। विपक्ष ने एकनाथ शिंदे सरकार पर लगाया आरोप। मराठा आरक्षण पर संवेदनशील होने का यह आरोप लगा है। बोलून आपण मोकळं निघून जायचं हो है ना? यस बोलून आपण मोकळं निघून जायचं हो है ना? यस सरकार वीडियो में सीएम एकनाथ शिंदे की आवाज कैमरे में कैद हो गई। ये कहते हुए सुनाई पड़े कि सिर्फ बोलकर छोड़ देना। इस पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी आपी भर रहे हैं। दरअसल मराठा आंदोलन के मुद्दे पर सीएम एकनाथ शिंदे ने 11 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। मराठा आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर हो रही प्रेस से पहले सीएम के बयान को विपक्ष ने निशाने पर लिया है। नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सरकार कितनी गंभीर है, ये दिखाता है। सरकार तो किसी मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार की जो आज की स्थिति है उसको सीरियसली नहीं लेती। कल आपने सबने देखा है कि बहुत सारा वायरल हो रहा है। हाँ। एक सीएम कहते हैं कि चलो बात करके निकल जाते हैं और दूसरे करते कि यस सीएम कहते हैं। हाँ। तो इसको जो बातें हैं ये केवल टाइम पास की जो बातें होती है वो टाइम पास मुझे दिख पड़ा, इसलिए मैंने ट्वीट किया। अगर इतना बड़ा मुद्दा है, महाराष्ट्र पूरा अस्थिर हो चुका है, महाराष्ट्र में हर जगह में मोर्चा आंदोलन हो रहे हैं, दोनों समाज ओबीसी और मराठा आमने सामने उतर रहे, और ये सरकार इसको इतना इजी ले रही इस विषय को लेकर, तो ये ठीक नहीं है। बोलून आपण मोकळं निघून जायचं हो है ना? यस वायरल वीडियो का असर ही कहा जा सकता है कि सीएम एकनाथ शिंदे ने अपना जालना दौरा रद्द कर दिया, जबकि बुधवार को जालना पहुंचकर मनोज जरांगे पाटिल का आंदोलन खत्म करना था। सीएम एकनाथ शिंदे अब सफाई दे रहे हैं कि सरकार पर अगंभीर होने का आरोप लगाना सही नहीं है। उनका आरोप है कि विपक्ष वीडियो वायरल कर मराठा समाज को भड़का रहा है। कुछ लोगों ने आगे पीछे का कट करके सिर्फ मराठा समाज के बारे में इनकी क्या भावना है सरकार की, ये तोड़ मरोड़ कर मराठा समाज या समाज में ऐसा संभ्रम फैलाने के लिए ये कोशिश उनकी है। वो कोशिश नाकाम होगी, क्योंकि मराठा समाज और यह महाराष्ट्र की जनता जानती है ये सरकार संवेदनशील है मराठा समाज के आरक्षण को लेकर। वैसे तो बात बहुत छोटी है, लेकिन जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए लोगों के लिए बड़ी भी है। ऐसे में राजनीति का एक उसूल याद आता है कि कम बोलो, लेकिन जब जरूरत हो तभी बोलो। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो वो वीडियो दिखाएं उससे पहले आपको एक अपडेट कर देते हैं। आज मुख्यमंत्री खुद जालना गए, उन्होंने वहां जूस पिलाकर वो अनशन खत्म कराया, जो इस खबर में था कि वो उन्होंने पहले वो प्रोग्राम अपना कैंसिल कर दिया था। लेकिन अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं। सर्वदलीय बैठक हुई 11 तारीख को, जब ये तीनों निकल कर आए तो जो शिंदे हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने अजीत पवार से पूछा और उसके बाद जो फडणवीस हैं उन्होंने कहा माइक चालू है। क्या हुआ वो आवाज एक बार फिर से सुने। बोलून आपण मोकळं निघून जायचं हो है ना? यस बोलून आपण मोकळं निघून जायचं हो है ना? यस बोलून आपण मोकळं निघून जायचं हो है ना? यस बोलून आपण मोकळं निघून जायचं हो है ना? यस बोलून आपण मोकळं निघून जायचं हो है ना? यस बोलून आपण मोकळं निघून जायचं हो है ना? यस
और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, लेकिन उससे पहले मुंबई चलते हैं जहां हमारे सहयोगी रौनक मौजूद हैं जिन्होंने वो स्टोरी फाइल की थी। रौनक, मेरा सवाल यही है कि जो कार्यक्रम उन्होंने रद्द कर दिया था, आज वो जालना गए थे, किस तरह से काउंटर या फिर सफाई दे रही है राज्य सरकार इस वीडियो पे? देखिए, राज्य सरकार का शरीक साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष जो है कहीं ना कहीं मराठा आंदोलनकर्ताओं को इस तरह के वीडियो शेयर कर जो है वो भड़काने की कोशिश कर रहा है। सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। न केवल जब देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री थे और जब भी शिवसेना बीजेपी की सरकार थी, तब भी मराठाओं को आरक्षण देने का काम जो है इसी सरकार ने किया था। लिहाजा अब भी कई ऐसी योजनाओं के तहत मराठाओं को वो सुविधा दी जा रही है जो कि ओबीसी के जो बच्चे हैं उनको दी जाती है, फिर चाहे हॉस्टल बनवाने की बात हो या फिर दूसरी कई सुविधाएं। तो सरकार पर इस तरह से आरोप लगा देना एक वीडियो के जरिए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल सफाई देते हुए साफ तौर पर कहा कि उन्होंने जो बात माइक में कैप्चर हुई है उनका कहने का केवल यही तात्पर्य था क्योंकि रात में देर हो चुकी थी, लिहाजा ज्यादा अगर पत्रकारों के सवाल लिए जाते तो जो मुद्दा था उससे कहीं ना कहीं ये मुद्दा भटक सकता था, इसीलिए स्टिक टू बेसिक रहकर ही हमें उसी मुद्दे पर अपनी बात रखकर आगे निकल जाना था। तो इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और ना कि सरकार की जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार अगंभीर है, इस तरह के आरोप लगाना सही नहीं है। जी रौनक, आपका शुक्रिया। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। वीरेंद्र पवार हैं जो अध्यक्ष हैं मराठा मुक्ति मोर्चा के, अजीत चौहान है जो प्रवक्ता है महाराष्ट्र बीजेपी के, आनंद दुबे हैं प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट के। सबसे पहले हम आते हैं अजीत चौहान जो प्रवक्ता हैं महाराष्ट्र बीजेपी के। चौहान साहब, आप पे आरोप है कि आप मराठा आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं हैं इस वीडियो के सामने आने के बाद। तारिक भाई, मैं बहुत लंबे समय तक टीवी एंकर रह चुका हूं और ये जो खबर है, जब ये खबर चल रही है तो इसके पीछे का सत्य बताना भी बहुत जरूरी है। मैं खुद मराठा समाज से आता हूं, कई आंदोलनों में मैं शरीक रहा हूं, मराठा क्रांति मोर्चा का मैं सक्रिय सभासद हूं और मेरे बड़े भाई वीरेंद्र पवार जी जो मराठा नेता है, इनके जो पिताजी थे आदरणीय अप्पा साहब पवार, हमारे सबके नेता, उन्होंने सन 70 से अन्ना साहब पाटिल और उनके सहकारियों के साथ में ये मराठा आरक्षण की मांग को लेकर के 70 से आदरणीय पवार साहब के नेतृत्व में, अप्पा साहब के नेतृत्व में ये आंदोलन चला। शरीफ भाई, इस आंदोलन को लेकर के हमारी सरकार बहुत ही ज्यादा गंभीर है और मैं ये जो शब्द मुख्यमंत्री जी के मुंह पर है और जिनको लेकर के खबर चलाई जा रही है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। मेरी मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई, मेरी उनके मीडिया सलाहकार जो है विनायक पात्रुकर जी मेरे मित्र हैं, उनसे मेरी बात हुई। ये मैं आपको सारे सिचुएशन बता देता हूँ तो कि क्या है। ये बैठक हुई, बैठक देर रात तक चली। हमारा एक साथी मनोज जरांगे पाटिल 17 दिन से अनशन पर बैठे थे। उनकी मांग अलग थी थोड़ी सी कि जो निजाम काल में जो हमारे मराठवाड़ा में रहते हैं उनकी कुनबी जो कि एक ओबीसी की कास्ट है, मराठा बहुत सारे, जो मराठा लड़ता था वो मराठा कहलाता था और जो खेती करता था, जो कुनबा संभालता था, उसको कुनबी कहते थे। ये छोटा सा फर्क है, बाकी मराठा कुनबी में कोई ज्यादा फर्क है नहीं, पर कुनबियों को ओबीसी की सहूलियत है। तो उनका कहना था कि ये सर्टिफिकेट्स दिए जाए। इसको लेकर के डे फर्स्ट से हमारे प्रोटोकॉल सेक्रेटरी पहले दिन वहां पहुंचे, उसके बाद हमारे कई नेता वहां पहुंचे। ये जो पूरा वाकया था, ये जो खबर बनी है, इसके पीछे का मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ कि बहुत लेट हो गया था तो पत्रकारों से बात करनी है नहीं करनी है, ये विषय था। तो सीएम साहब ने कहा कि नहीं, हमारे पत्रकार साथी बहुत टाइम से यहाँ पे रुके हुए हैं। मराठी में वर्ड है बोलून आपण मोकळं निघून जाओ, का मतलब होता है कि हम खुली बात करेंगे और हम निकल जाएंगे। काफी लेट हो चुका है, पर हमें पत्रकारों से बात इस विषय पर जरूर करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। तो शरीफ भाई, इस खबर को उल्टा चलाया गया कि मुख्यमंत्री जी ने असंवेदनता दिखाई और मोकळं निघून जाओ। मराठी में मोकळं का मतलब होता है बहुत खुली बात करेंगे और हम बात जरूर करेंगे पत्रकारों से। इसीलिए सीएम साहब ने कहा कि आप आओ। और डीसीएम साहब देवेंद्र जी अब कह रहे हैं कि हाँ माइक भी चल रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, तो थोड़ा चलिए ठीक है। अब बाकियों से भी बात कर लेते हैं। रवि किरण देशमुख हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। बाकी मेहमानों के पास चलने से पहले जो रवि किरण देशमुख हैं उनके पास भी चलेंगे, लेकिन वो फिलहाल उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। वीरेंद्र पवार है जो अध्यक्ष हैं मराठा मुक्ति मोर्चा के, उनसे बात करते हैं।
वीरेंद्र जी, मेरा सवाल दो था आपसे। पहला तो इस वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए, और दूसरा, राज्य सरकार के पास क्या सारे विकल्प हैं जो आप उनसे चाहते हैं कि वो आपको आरक्षण। राज्य सरकार आरक्षण दे चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे कैंसिल कर दिया, अब क्या विकल्प है? जी, एक तो पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं मराठा क्रांति मोर्चा का एक समन्वयक हूँ, यानी कि कोऑर्डिनेटर हूँ। हम लोग को कोई अध्यक्ष वगैरह नहीं रहता, हम लोग कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। जिला वाइज, सिटी वाइज जो वहाँ पे काम करता है वो एक कोऑर्डिनेटर की भूमिका में रहता है। मैं भी वो उस तरह से एक कोऑर्डिनेटर हूँ जो हम लोग मुंबई आसपास की जगह पे हम लोग काम करते हैं। आपका जो पहला सवाल था कि कल के वीडियो के बारे में जो प्रतिक्रिया आपको चाहिए वो लोगों ने दे दी है, उसके ऊपर स्पष्टीकरण आ चुका है। मैं वो चीज को मानता हूं कि आगे बढ़ो, क्योंकि तकलीफ क्या हुआ है कि इस राजनीति में हम लोग अटके पड़े रहते, एक दूसरे के ऊपर आलोचना करते से हमारा बहुत सारा समय निकल जाता है और चर्चा का जो विषय रहता है वो रह जाता है। आलोचना करनी थी, जो विरोध करना था वो गए 15 दिन में हम लोग कर चुके हैं, और इतनी भारी मात्रा में कर चुके हैं कि उसका भी एक बोलते मात्रा खत्म हो चुकी है। अभी आगे की बात होनी चाहिए, मराठा आरक्षण किस तरह से मिलना चाहिए इसके ऊपर बात होनी चाहिए। और मैं इसके ऊपर पूरी तरह से सहमत हूँ कि राज्य सरकार दे चुका है, आपका कहना है ये अभी फिर से कैसे दे पाएंगे। इसका एक जब 2021 में जब मराठा आरक्षण रद्द किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, तभी महाराष्ट्र सरकार ने न्यायाधीश भोसले, मतलब जस्टिस भोसले साहब की कमेटी एक निकाली थी, और उनको बोला था कि ये जो रिपोर्ट आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उसको पूरा स्टडी करके आप आपका रिपोर्ट दे दीजिए। उसके ऊपर जस्टिस भोसले साहब ने उनका रिपोर्ट दे चुके हैं। जो खामियां बताई गई थी सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण रद्द करते समय, वो सारी खामियों को पूर्तता करने के लिए उन्होंने कहा था कि एक नए न्यायाधीश के साथ में आयोग की गठन किया जाए, और जो ये त्रुटियां दी हुए उसको पूरी करके मराठा आरक्षण फिर से बहाल कर दिया जा सकता है। इसके लिए वापस फिर से और सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना जितनी जो खामियां ये पूरी कीजिए और आप मराठा आरक्षण दे सकते हैं इसके ऊपर। पर पीछे के 1.5 साल में उसके ऊपर काम नहीं हुआ, क्यूरेटिव और प्यूरेटिव पिटीशन में अटकी पड़ी, क्योंकि सबको ये था कि क्यूरेटिव पिटीशन में कुछ अच्छा आ सकता है, और इसमें बहुत सारा समय मराठा समाज का निकल गया। अब बात ये आ गई है कि 2024 का समय आ चुका है, जबकि चुनाव होने, और अगर चुनाव के समय में अगर राजकीय पार्टियों को या जो लोग सत्ता में हैं उनको उनके ऊपर आप प्रेशर नहीं रख सकते। अगर उनके ऊपर वो जो दबाव समाज का निर्माण होना चाहिए वो अगर नहीं होता है तो ये लोग भी हिलते नहीं है। और इसीलिए जिस हिसाब से मराठा समाज के जो आंदोलन पीछे 6 महीने में चल रहे थे, जो दिख नहीं रहे थे आप लोगों को, लेकिन हम लोग ने दिल्ली में भी आंदोलन किया, जहां पे हम लोग ने ये कहा कि अगर राज्य सरकार की असफलता है कि 50% के ऊपर नहीं दे सकते। आपका आंदोलन चल रहा है और आप कह रहे हैं कि ये सही वक्त है, रास्ता है, अगर चाहे तो दे सकते हैं। आनंद दुबे हैं जो प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव गुट के। दुबे जी, जो सफाई दे रहे हैं और आपके अपने आरोप हैं, क्या कहेंगे? सफाई से सहमत हैं? सारिक जी नमस्ते। नमस्ते। सफाई सरकार दे रही है, सहमति असहमति का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि सहमति तो लोकतंत्र में होती है ना। अगर लोकतंत्र बचा रहेगा तो जरूर सहमति होगी। कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा इस आरक्षण। पिछले 32 वर्षों से हमारे मराठा समाज के भाई बहन आरक्षण मांग रहे हैं, ये कहकर कि समाज में बहुत बड़ा वर्ग है जो पिछड़ गया है, गरीबी रेखा के नीचे रहता है, उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए, उन्हें आरक्षण दिया जाए। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार आई तो 2018 में मराठा भाई बहनों को आरक्षण देने का काम किया गया। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने आरक्षण को रद्द कर दिया, यह कहकर कि मराठा समाज को आरक्षण की जरूरत नहीं। अब देखिए, अब यहां से ट्विस्ट देखिए। सरकार दिल्ली के फैसले के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है तो आनंद फानन में रातों रात अध्यादेश लाती है। लोकसभा और राज्यसभा में उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देती है। सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ यही कह रहा है कि 50% की जो समय सीमा हमने 50% की जो सीमा हमने तय की है उसके बाहर हम जा रहे हैं, कोई बात नहीं। सरकार के पास ये पावर होता है, ये सरकार लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत में है। सरकार चाहे तो उस 50% को आगे खींच के 70% कर सकती है, या सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट सकती है। देखिए, यहाँ भावना होनी चाहिए।
मराठा समाज के आंदोलन आज पिछले 15-20 दिन से चल रहे हैं जालना में। मुख्यमंत्री जी को आज समझ गए, जब इसका जवाब नहीं, एक मिनट, बहुत गंभीर मामला है। मराठा समाज के भाई बहन 2013 से 18 के बीच में, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है साहब, ये SBCC की रिपोर्ट है कि 250 मतलब 250 से ज्यादा भाई बहनों ने आत्महत्या कर ली, इसलिए क्योंकि वो कर्ज नहीं चुका पाए। इसका मतलब मराठा समाज के भाई बहन को आरक्षण की आवश्यकता है। सरकार उदासीन बनी हुई है। सरकार तो आपके सरकार में थे सर, तो रुकवा देते। हमने आरक्षण दिया था, तो आपकी सरकार थी ना, जो आप आंकड़ा दिखा रहे हैं। 2019 में हम इनसे अलग हुए हैं। सारिक भाई, या तो आप हमें बोलने दीजिए। जी बोलिए, हम कब अलग हुए? भारतीय जनता पार्टी से हम अलग कब हुए बताइए? हम 2019 में इनसे अलग हुए। 2019 से 2023 के बीच में ये डबल इंजन की सरकार जो अपने आप को बताती है हर जगह, और पिछले 1 साल से तो एकनाथ शिंदे जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये अध्यादेश लाकर हमारे आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ा दे, पहली बात। दूसरी बात, अगर चाहे तो उस फैसले को पलट दे और जो हमारा 2018 का आरक्षण है उसे पुनः लागू कर दे। या तीसरा, जो कुणबी समाज जिसको ऑलरेडी OBC वर्ग में आरक्षण मिला हुआ है, मराठा समाज को कुणबी समाज में ले आए। कुछ तो रास्ता निकाले कि केवल जब कलई खुल गई, हर एक चैनल पे कलई खुल गई, तो केवल लिपापोती की जा रही है। ये अच्छी बात नहीं है। यही पहले मैंने कहा कि सहमति का प्रश्न नहीं उठता। जवाब अजीत चौहान जी, शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप आरक्षण देने को लेकर गंभीर नहीं हैं। कई रास्ते थे, अब तक आरक्षण मिल गया होता सुप्रीम कोर्ट के डिनाई करने के बाद। बिल्कुल शारिक भाई, मैं उस समाज का घटक हूं जो 70 साल से, हम लोग सन 70 से अपनी जगह आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने जैसे कि उल्लेख किया, वीरेंद्र जी के फादर के नेतृत्व में मराठा समाज पॉइंट पे आ जाइए, वो बता चुके हैं आप, जो वो कह रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। मेरे पास ये खत है, ये हमारे नेता कोल्हापुर के युवराज छत्रपति संभाजी राजे ने उद्धव ठाकरे जी को लिखा हुआ ये खत है। आनंद दुबे जी बड़ा कहते हैं कि हम साथ में थे, हम साथ में थे। मेरे नेता देवेंद्र फडणवीस जी जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तब मराठाओं को आरक्षण दिया। उसके बाद भी जब ये आरक्षण इन लोगों ने फंसा दिया, हमने कई ऐसे महामंडल लाए, कई ऐसी योजनाएं लाई जो कि आरक्षण की क्षति की पूर्ति करती। इसमें छत्रपति संभाजी राजे उद्धव ठाकरे जी को कह रहे हैं कि भैया, आपने मुकुल रोहतगी और नाडकर्णी जैसे सीनियर वकीलों को चेंज कर दिया है भाई साहब। और कल खुद एक मुंबई की एक होटल में मैं संभाजी राजे जी के साथ मैं मिला, मैंने उनसे बातचीत की। मैं कई दिनों से मराठा आरक्षण से संबंधित नेताओं से मिल रहा हूं, सरकार की भूमिका समझा रहा हूं। हम और क्या करें, हम सरकार में है भाई, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। मैं विरोधी पार्टियों के पास भी जा रहा हूं। तब संभाजी राजे ने कहा कि यह खत मैंने मजबूरन लिखा था उद्धव ठाकरे जी, जब हमें छोड़ करके कांग्रेस एनसीपी की गोदी में जाकर के बैठे थे। एक शारिक भाई, एक आयोग था जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फॉर्म किया था, उस आयोग के डॉक्यूमेंट्स मराठी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देने थे। मैं खुद था, अशोक चव्हाण जी से मिला, वीरेंद्र जी कई बार मिल चुके हैं। हमने हाथ जोड़ के विनती की कि भैया ट्रांसलेशन देना है, आप दे दो। एक रफीक दादा करके एक उस पूरे शिष्टमंडल में थे जिनको इस केस की बहुत अच्छे से जानकारी थी। ठीक है, अब वक्त कम बचा है। वीरेंद्र पवार जो, सुनिए ना, आपने अपनी बात रख दी है। मराठा मुक्ति मोर्चा के जो वीरेंद्र पवार हैं, चौहान साहब समझ गया आपकी बात। जी समझ गया आपकी बात। वीरेंद्र पवार जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच में क्या लगता है आपको, अब चुनाव बहुत दूर नहीं है, ऐसे में मराठा समाज की नाराजगी कोई मोल लेना नहीं चाहेगा। लगता है कोई बीच का रास्ता आपके लिए जल्द निकलेगा जहां मराठा समाज को आरक्षण मिल पाए? नहीं, हम लोग जो लड़ रहे हैं ये गरीब मराठों के लिए लड़ रहे हैं, जिनको शिक्षा में आज की तारीख में महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में कोई भी स्कोप इनको बचा नहीं है। क्योंकि जहां पे आपको शिक्षा लेना है वहां पे आपको जात दिखानी पड़ती है। कोई जन्म लेके आता है तब उसको पता नहीं चलता है कि कौन सी जाति में वो पैदा होने वाला है जी। पर इस महाराष्ट्र में इस तरह से आरक्षण की जो लड़ाई चालू है, इसमें तू मराठा है करके तुझे शिक्षा का अभी कोई प्रावधान तेरे लिए नहीं है। इस तरह से जो नए जो जुने जिन लोगों ने आरक्षण लिया हुआ है और वो लोग जिस तरह से अपना लिया हुआ आरक्षण उसमें बंटवारा भी नहीं बोल सकते हम लोग। जैसे कि ओबीसी कमीशन के बारे में मैं बात करता था कि ओबीसी लोगों के लिए 37% रिजर्वेशन है करके
उनके भांटिया आयोग ने बताया कि इनकी पॉपुलेशन 37% है महाराष्ट्र में, उसका 50% बोलेंगे तो 18 से 19% उनको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आज वो कितना ले रहे हैं, 27% ले रहे हैं। तो उसमें 8 से 9% का गैप है, क्योंकि भांटिया आयोग इन्हीं सब ओबीसी नेताओं ने लास्ट ईयर सबमिट कर दिया था जब ओबीसी रिजर्वेशन बंद हो गया था रिजर्वेशन, और तभी भांटिया आयोग की निर्माण करके वो आयोग ने बताया कि ओबीसी 36 to 37% महाराष्ट्र में, उसका 50% आज एंजॉय कर रहे हैं 27%। हम लोग वही बोल रहे हैं, हम किसी के हक का नहीं खाना चाहते, पर जो बचा हुआ 7, 8, 9 जो प्रतिशत 50% के अंदर बचता है, इस भांटिया आयोग को स्वीकार करने के बाद में उसमें आप मराठा समाज को आराम से दे सकते हैं आरक्षण, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का नहीं ले रहे हैं। और इस तरह से अच्छी तरह से ये जो आरक्षण की जो मांग है ये खत्म हो सकती है। पर इसको चलिए, आप तीनों मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुद्दे पर सुनिए ना, वक्त खत्म हो गया है। लड़ रहे हैं जी बिल्कुल, आप तीनों मेहमान का शुक्रिया। एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद विपक्ष हमलावर है, सरकार सत्ता पक्ष उस पर सफाई दे रही है, और इन सबके बीच मराठा समाज आरक्षण के लिए अपने आंदोलन को लगातार जारी रखे हुए। सवाल इंडिया का वक्त छोटा सा ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। आज छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा रहा है। आज छत्तीसगढ़ को 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। छत्तीसगढ़ का सामर्थ्य ऊर्जा उत्पादन में बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सुधार के लिए आज अनेक नई योजनाओं का शुभारंभ हुआ है। आज यहां सिकल सेल काउंसलिंग कार्ड भी बांटे गए हैं। साथियों, आधुनिक विकास की तेज रफ्तार के साथ ही गरीब कल्याण के भी तेज रफ्तार का भारतीय मॉडल आज पूरी दुनिया देख रही है, उसकी सराहना कर रही है। आप सबने देखा है, कुछ दिन पहले G20 सम्मेलन के दौरान बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली आए थे। ये सभी भारत के विकास और गरीब कल्याण के प्रयासों से प्रभावित होकर के गए हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं भारत की सफलता से सीखने की बात कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज विकास में देश के हर राज्य को, हर इलाके को बराबर प्राथमिकता मिल रही है। और जैसा उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमें मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ और रायगढ़ का ये इलाका भी इसका गवाह है। मैं आप सभी को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ हमारे लिए देश के विकास के पावर हाउस की तरह है, और देश को भी आगे बढ़ने की ऊर्जा तभी मिलेगी जब उसके पावर हाउस अपनी पूरी ताकत से काम करेंगे। इसी सोच के साथ बीते 9 वर्षों में हमने छत्तीसगढ़ के बहुमुखी विकास के लिए निरंतर काम किया है। उस विजन का, उन नीतियों का परिणाम आज हमें यहां दिख रहा है। आज छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा हर क्षेत्र में बड़ी योजनाएं पूरी की जा रही हैं। नई नई परियोजनाओं की नींव रखी जा रही है। आपको याद होगा, अभी जुलाई के महीने में ही मैं विकास परियोजनाओं के लिए रायपुर आया था। तब मुझे विशाखापट्टनम से रायपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर और रायपुर से धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं के शिलान्यास का सौभाग्य मिला था।
कई अहम नेशनल हाईवेज का उपहार भी आपके राज्य को मिला था और अब आज छत्तीसगढ़ के रेल नेटवर्क के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। इस रेल नेटवर्क से बिलासपुर मुंबई रेल लाइन के झारसुगुड़ा बिलासपुर सेक्शन की व्यस्तता कम होगी। इसी तरह जो अन्य रेल लाइनें शुरू हो रही हैं, रेल कॉरिडोर बन रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई देंगे। जब इन रूट्स पर काम पूरा होगा तो इससे छत्तीसगढ़ के लोगों को तो सुविधा होगी ही, साथ ही यहां रोजगार और आमदनी के नए नए अवसर भी पैदा होंगे। साथियों, केंद्र सरकार के आज के प्रयासों से देश के पावर हाउस के रूप में छत्तीसगढ़ की ताकत भी कई गुना बढ़ते जा रही है। कोल फील्ड से पावर प्लांट तक कोयला पहुंचाने में लागत भी कम होगी और समय भी कम लगेगा। कम कीमत पर ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाने के लिए सरकार पिटहेड थर्मल पावर प्लांट भी बना रही है। तलाईपल्ली खदान को जोड़ने के लिए 65 किलोमीटर की मैरी गो राउंड प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन हुआ है। आने वाले समय में देश में ऐसे प्रोजेक्ट की संख्या और बढ़ेगी और इसका लाभ छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को सबसे ज्यादा मिलेगा। मेरे परिवारजनों, हमें अमृत काल के अगले 25 वर्षों में अपने देश को विकसित बनाना है। ये काम तभी पूरा होगा जब विकास में हर एक देशवासी की बराबर भागीदारी होगी। हमें देश की ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा करना है और अपने पर्यावरण की भी चिंता करनी है। इसी सोच के साथ सूरजपुर जिले में बंद पड़ी कोयला खदान को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया गया है। कोरबा क्षेत्र में भी इसी तरह के इको पार्क विकसित करने का काम किया जा रहा है। आज खदानों से निकले पानी से हजारों लोगों को सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इन सभी प्रयासों का सीधा लाभ इस क्षेत्र के जनजातीय समाज के लोगों को होगा। साथियों, हमारा संकल्प है कि हम जंगल जमीन की हिफाजत भी करेंगे और वन संपदा से खुशहाली के नए रास्ते भी खोलेंगे। आज वन धन विकास योजना का लाभ देश के लाखों आदिवासी युवाओं को हो रहा है। इस साल दुनिया मिलेट ईयर भी मना रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, आने वाले वर्षों में हमारे श्री अन्न, हमारे मिलेट्स कितना बड़ा बाजार तैयार कर सकते हैं। यानी आज एक और देश की जनजातीय परंपरा को नई पहचान मिल रही है, तो दूसरी ओर प्रगति के नए रास्ते भी खुल रहे हैं। मेरे परिवारजनों, आज यहां सिकल सेल एनीमिया के जो काउंसलिंग कार्ड बांटे गए हैं, वो भी विशेषकर जनजातीय समाज के लिए एक बहुत बड़ा सेवा का काम है। सिकल सेल एनीमिया से सबसे ज्यादा हमारे आदिवासी भाई बहन ही प्रभावित होते हैं। हम सब मिलकर सही जानकारी के साथ इस बीमारी को नियंत्रित कर सकते हैं। हमें सबका साथ सबका विकास के संकल्प से आगे बढ़ना है। मुझे विश्वास है छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वो सारे कदम छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों को ले जाएंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगले कार्यक्रम में मैं कुछ बातें विस्तार से बताऊंगा। आज इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में थे, वहां उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ विकास का पावर हाउस है, साथ ही बताया कि किस तरह से इस राज्य ने केंद्र के साथ मिलकर काफी तरक्की की है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे सेना और पुलिस के साझा ऑपरेशन में सेना के एक कर्नल, एक मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी शहीद हो गए। सूत्रों के मुताबिक बीती देर रात सुरक्षा एजेंसियों को कोकरनाग के जंगलों में आतंकवादियों के होने की पुख्ता सूचना मिली थी। इसी आधार पर सेना और पुलिस ने एक साझा ऑपरेशन शुरू किया। जंगल में छुपे आतंकवादियों ने सेना और पुलिस की टीम पर भारी फायरिंग शुरू कर दी। शहीद होने वाले कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धूंचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हिमायूं शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके को घेरा हुआ है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में नाव पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया। 33 बच्चों को लेकर जा रही नाव नदी में पलट गई, जिसमें से 16 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 17 बच्चों को अब तक बचाया जा चुका है। बच्चे नाव पर सवार होकर स्कूल जा रहे थे। जैसे ही नाव हादसे की खबर इलाके में पहुंची, हड़कंप मच गया। गांव में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुट गई है। गोताखोर की मदद से लापता बच्चों की तलाश की जा रही है।